हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की लाइव क्लास में। देखिएगा, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। तो देखिए, अभिप्रेरणा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको मैं डिटेल के साथ साथ सारे के सारे प्रश्नों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से बना है? प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अभिप्रेरणा शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा में अभिप्रेरणा को मोटम के नाम से जाना जाता है। मोटम शब्द का अर्थ होता है मोटर या मोशन। इस प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि जब भी किसी कार्य के करने का बोध होता है, वहाँ पर अभिप्रेरणा नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मोटिवेशन। क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। अभिप्रेरणा शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? तो मोटर या मोशन है। किसी भी कार्य के करने या होने के बोध को किस नाम से पुकारा जाता है? तो है अभिप्रेरणा। अब देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक जो शक्ति है वो अंदर से किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत एक विशेष दिशा की ओर व्यक्ति कार्य करता है, या यूं कहूं कि किसी भी विशेष दिशा की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। अभिप्रेरणा जब तक रहती है, मनुष्य की उद्देश्यों की प्राप्ति भी जो है बहुत तेजी से होती है। या मैं कह सकती हूँ वन वर्ड में, अभिप्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है जिससे व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, किसी भी व्यवहार को संपादित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आते हैं, अभिप्रेरणा क्या है? तो मानसिक प्रक्रिया, या यूं कहूँगी एक आंतरिक शक्ति है जो किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की भावना का विकास होता है? तो किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना का विकास होता है। उसके बाद यदि मैं बात करूँगी, आधुनिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सभी मनोवैज्ञानिकों की यदि हम बात करते हैं तो इनका कहना है कि अभिप्रेरणा में जो व्यवहार होता है वो यंत्रवत नहीं होता है, यानी रोबोटिक नहीं होता है, और इसमें कहीं ना कहीं से जो है मोटिवेशन या प्रेरणा कार्य करती है, और इसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्य बोध का भी ध्यान होता है। यानी जो अभिप्रेरणा है या तो बाहरी होगी या आंतरिक होगी, यानी कि जो किक होगी या तो लोगों के द्वारा लगती है या खुद के द्वारा। यदि कोई जो है किसी को यदि किसी का अपमान हो जाए या किसी को किसी प्रकार की ठेस लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका आत्मसम्मान जागता है, तो वो जो आत्मसम्मान जागता है, तो जिस चीज़ से ठोकर लगी है उसे ही कहा जाता है क्या? उसके पीछे की प्रेरणा या अभिप्रेरणा। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि एक कवि जो है दूसरे कवि की कमीज को खींचकर पीछे पीछे दौड़ रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई तुम इसकी कमीज को पकड़ के दौड़ क्यों रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि जब इस कवि की कविता सुनाने की बारी थी तो मैंने तो सुन ली, लेकिन अब ये मेरी कविता नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कमीज पकड़ रहा था कि जिस प्रकार से उसने उस कवि की कविता को सुनी, उसकी प्रशंसा किया, तो दूसरा कवि भी यही चाहता है कि लोग मेरी कविता को सुने और उसकी प्रशंसा करें और उसे क्या मिले? कविता लिखने में आनंद मिले। तो ये उदाहरण भी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अगर मैं और आगे की बात करती हूँ तो देखिएगा, जीवन में जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों के पीछे अभिप्रेरणा कार्य करती है, और अभिप्रेरणा के अंतर्गत बाह्य और आंतरिक दोनों ही क्या होते हैं? प्रेरक कार्यशील होते हैं।
जैसे कि माँ जो है वो बेटे को क्या करती है, अभिप्रेरित करती है, यानी माँ का व्यवहार जो है वो अभिप्रेरणा का ही एक उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, यदि मैं परिभाषाओं की बात करती हूँ तो परिभाषाओं के अंतर्गत एक चीज़ और है। एक एग्जाम में बड़ा उदाहरण आता है, रीड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। निम्न में से ये किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान में रखना है, निम्न में से ये जो है वो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है कि घोड़े को पानी पीने के लिए ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी ज़बरदस्ती आप नहीं पिला सकते हो। उसी प्रकार से एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है लेकिन उसे जो है जब तक उसकी कार्य में उसकी रुचि नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए अभिप्रेरणा क्या करती है कि बालकों को उनके कार्य में रुचि उत्पन्न कराती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। परिभाषाएं हैं, अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो परिभाषा है वो थॉमसन की है कि जो प्रेरणा है वो विद्यार्थी में क्या करती है, रुचि का निर्माण करती है और ये एक कला है जिससे छात्र क्या करता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है और यदि अभिप्रेरणा नहीं होगी तो रुचि का अभ्यास जो है वो भी नहीं होगा। अब यह है कि अभिप्रेरणा कहूँ चाहे प्रेरणा कहूँ, इसमें क्रिया आरंभ होती है और इसमें नियमित रूप से क्रिया को करना पड़ता है। वर्णन कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति जो आकर्षण होता है वो अभिप्रेरणा है और यदि नहीं होता है तो वो क्या होता है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है। और यदि लक्ष्य के प्रति आपका आकर्षण हो या उत्तेजना हो तो उसे अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाएगा। शेपर महोदय कहते हैं कि जो प्रेरक होते हैं वो क्रिया करवाते हैं और क्रिया जब होती है तो उसके माध्यम से क्या होता है, कार्य होता है, कार्य में समायोजन होता है और यही अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। गेट्स महोदय कहते हैं कि प्रेरणा प्राणी के अंदर होती है, शारीरिक और मानसिक दशाओं में अभिप्रेरणा उजागर होती है। ये विशिष्ट प्रकार का क्या है, व्यवहार है। स्किनर कहते हैं कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्रिंच एवं क्रिचफील्ड नामक दो व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, किसी से घृणा क्यों करते हैं, या किसान तपती हुई दोपहरी में हल क्यों चलाता है, इन सब के पीछे क्या छुपी हुई है, प्रेरक छुपे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को उसी प्रेरकों के द्वारा कार्य करने के लिए बाधित किया जा सकता है। तो देखिए अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो कारक हैं या जो प्रेरक हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगी, आंतरिक है, व्यक्तिगत है। आंतरिक प्रेरक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत है, आंतरिक है, जन्मजात है, भूख प्यास आराम नींद, ये सब क्या है, ये सब प्रेरकों के अंतर्गत आता है और ये सब व्यक्ति को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर हम प्रेरणा से संबंधित अंगों की बात करेंगे तो पहला अंग है आवश्यकता। ध्यान में रखना, आवश्यकता जो होती है वो व्यक्ति की प्राथमिक होती है और आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपना शारीरिक असंतुलन या तनाव जब महसूस करता है जब उसमें अभिप्रेरणा या प्रेरक नहीं होते हैं और जैसे ही अभिप्रेरणा और प्रेरकों का निर्माण होता है व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य की ओर अग्रसर होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि रोटी की आवश्यकता होती है, कपड़ा मकान होता है, ये सब क्या है, व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है और यही क्या करते हैं, व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। दूसरा है चालक है। तो चालक क्या होता है कि जब भी आपके मन में कोई अभिप्रेरणा उपस्थित होती है या किसी भी कार्य को लेकर जब आप अभिप्रेरित होते हैं और उस कार्य को पूरा करने के लिए जो आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं उन्हें चालक के नाम से जाना जाता है। फिर है प्रोत्साहन। तो आपको ध्यान में रखना है, अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो वातावरण उपस्थित होता है वही वातावरण व्यक्ति को क्या करता है, प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, यानी व्यक्ति जो है वो प्रोत्साहित होता रहता है। इसके अलावा यदि बात करेंगे अभिप्रेरणा के अंतर्गत तो ध्यान में रखना कि ये जो प्रेरक होते हैं इन्हें मोटर के नाम से भी जाना जाता है। आवश्यकता यानी नीड होती है, चालक यानी ड्राइव होता है और प्रोत्साहन यानी इंस्पिरेशन होता है। तो प्रेरकों का निर्माण किससे बनता है, 3 तत्वों से बनता है, NDI से। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यदि मैं बात करूँगी अभिप्रेरणा के कार्य, तो हमारे शरीर में क्या होता है, उत्तेजन की अवस्था होती है, संवेग होते हैं हमारे, ये सब क्या करते हैं,
अभिप्रेरणा के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति स्फूर्तिवान महसूस करता है और अभिप्रेरणा क्या करती है, व्यक्ति को जो है वो प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति के जितने भी संवेग हैं उनके व्यवहार में संतुलन करती है। जीवन की उथल पुथल को रोकने का कार्य भी अभिप्रेरणा के अंतर्गत किया जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे छात्रों का व्यवहार है तो आपको ध्यान में रखना है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान कर सकते हैं, सारी रात पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, अच्छे चरित्र का हम निर्माण कर सकते हैं और बालकों को जो है अच्छे अच्छे उदाहरण दे सकते हैं, जिससे बालक क्या कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहित कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को निरंतर कर सकते हैं और बालकों को उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रेरक होते हैं ये हमारे व्यक्तित्व की क्या होते हैं, आधारशिला होते हैं। तो चलिएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है, सकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में जो है उसे पॉजिटिव मोटिवेशंस के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी बालक किसी भी कार्य को करने की जो उसमें इच्छा होती है, उस कार्य को जब वो करता है और कार्य करने के बाद उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर जो प्रेरक प्रयोग में होते हैं उन्हें सकारात्मक प्रेरक कहते हैं और जो अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से जानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शाम को 5 बजे वापस मिलते हैं लाइव क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।